हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सो इस चैप्टर के हमारे टॉपिक्स रहेंगे। पहले हम देखेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, देन फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज, कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। देन हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे अगर मूव करें तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन, हमें पता है जो हमारी धरती है, हमारी जो पृथ्वी है, इसमें मिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग्स रहते हैं एंड काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया है, ठीक है, काफ़ी सारे एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल्स हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं। ये सब कहाँ लाया करती है? हमारी धरती पे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया पे एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर है जहाँ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रह सकते हैं। अगर हम बात करें फ्लोरा एंड फोना की इंडिया में, तो फ्लोरा से मतलब है यहाँ पर प्लांट, और जो फोना है हमारे वो एनिमल्स हैं। तो इंडिया जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री है इन टर्म ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब विविधता, यानी काफ़ी टाइप की यहाँ पर स्पीशीज़ देखने को मिल जाएंगी आपको। और नियरली जो इसमें 8% है वो टोटल नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ है इन द वर्ल्ड में, जिसका हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं 1.6 मिलियन के आसपास है। और जो 10% है इंडिया में जो रिकॉर्डेड किया गया है वो वाइल्ड फ्लोरा के अंदर आते हैं। बाकी के जो 20% है वो मैमल्स हैं, जिनको थ्रेटन लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। अभी हम पढ़ेंगे थ्रेटन लिस्ट क्या है, क्रिटिकल लिस्ट क्या है, ठीक है। और जो काफ़ी कुछ और जो एनिमल्स हैं, स्पीसीज़ हैं, फ्लोरा एंड फोना है, वो क्रिटिकल में लाई करती हैं, जैसे कि और कुछ वैरायटी हैं जो एक्सटिंक्शन में आ गई है, जैसे चीता है, पिंक हेड डक एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारे कुछ फ्लोरा एंड फोना एंड ये एनिमल्स हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में आ चुकी हैं। तो देखते हैं अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सटिंक्ट, थ्रेटन, लीस्ट कंसर्न, अभी हम पढ़ेंगे ये क्या होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUCN, जिसका नाम फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट एंड एनिमल के ऑर्डर के बेस पे, ठीक है। तो इसको बेसिकली कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट स्पीशीज़ है जिसका नाम है नॉर्मल स्पीशीज़। नॉर्मल स्पीशीज़ क्या है? यानी जो ऐसी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन जो नॉर्मल है, ठीक है, जैसे कैटल है, साल एक ट्री का नाम है, पाइन, रॉडेंट एक्सेट्रा, ठीक है। ये कुछ स्पीशीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन नॉर्मल है, अभी इतने खतरे के चांसेस नहीं है, ठीक है। अब देन जो हमारे नेक्स्ट है इंडेंजर स्पीशीज़। ये ऐसी स्पीशीज़ है जो डेंजर में आ गई हैं, यानी कि ऐसी स्पीशीज़ जो खतरे में है, जैसे कि ब्लैक बक एंड क्रोकोडाइल एंड इल्डिया, इंडियन वाइल्ड एस एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट, तो अगर हम वल्नरेबल स्पीशीज़ की बात करें, ये ऐसी स्पीशीज़ है जिनकी पॉपुलेशन डेक्लाइन होती जा रही है टाइम बाय टाइम, और ये किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? इंडेंजर कैटेगरी की तरफ मूव कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ फ्यूचर इफ़ द नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यू टू ऑपरेट। अगर कुछ नकारात्मक फैक्टर की वजह से अगर यही सब चलता रहेगा तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जाएगी। जैसे एग्जांपल है ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगनेटिक डॉल्फिन एक्सेट्रा। दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ वल्नरेबल स्पीशीज़। अब रेयर स्पीशीज़ क्या है? ऐसी स्पीशीज़ जिनकी बहुत छोटी पॉपुलेशन है और अब वो किस में आ गए हैं, किस कैटेगरी में आ गए? इंडेंजर और वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर। इफ़ द नेगेटिव फैक्टर अफेक्टिंग देन कंटिन्यू टू ऑपरेट, जस्ट लाइक हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बिफेलो एंड डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल एक्सेट्रा। दीज आर दी रेयर स्पीशीज़। कहने का सेंस ये है, ये ऐसी स्पीशीज़ जिनकी जो पॉपुलेशन है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम इनकी जनसंख्या है, और ये किसके अंदर आते जा रहे हैं? इंडेंजर और वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें जिसका नाम है एंडेमिक स्पीशीज़। दीज आर द स्पीशीज़ विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरिया, यूजुअली आइसोलेटेड बाय अ नेचुरल एंड जोग्राफिकल बैरियर। ये कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जो एक पर्टिकुलर एरियाज़ में फाउंड होती हैं, जैसे कि अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश।
ठीक है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या है? ये ऐसी स्पीशीज़ है जो अब ढूंढने पर भी नहीं मिलती है, ठीक है, जैसे कि एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक एक्सेट्रा। यानी कहने का सेंस ये है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वो हैं जो अब विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है, ये दिखाई ही नहीं देंगी चाहे तुम इन्हें कितना भी ढूंढ लो, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो अब घट चुकी है ही नहीं या बची ही नहीं है। अब कुछ कॉज हैं, आखिर हमारी जो स्पीशीज़ हैं, फ्लोरा एंड फौना है, आखिर ये इनकी जो जनसंख्या है, इनकी पॉपुलेशन है, वो क्यों कम होती जा रही है। तो इसके कुछ फैक्टर हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एक वन ऑफ द मोस्ट रीज़न है, बिकॉज जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग ट्रांसफर्ड नेचर इनटू अ रिसोर्स। हमें पता है जो ह्यूमन बीइंग है वो रिसोर्स का इस्तेमाल करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और वो क्या करता है, जितनी भी स्पीसीज़ होती है या फ्लोरा एंड फौना का उनको नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि क्या करता है वो, लार्ज स्केल पे कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करता है, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, माइनिंग है, ग्रेजिंग एंड फ्यूल, वुड कलेक्शन एंड ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन तो ये तो वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट थ्रेट बन चुका है फ्लोरा एंड फौना के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, लैंड कम होती जाएगी, और जितनी फ्लोरा एंड फौना जो हमारी स्पीशीज़ है उनके रहने के लिए जगह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ फैक्टर भी हैं जो इंडियन बायोडाइवर्सिटी में डेक्लाइन होने के रीज़न है, जैसे कि कुछ हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस, हंटिंग है, पोचिंग है, ओवर एक्सप्लोटेशन एंड फॉरेस्ट फायर, एंड दीज आर दी सम फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेक्लाइन इन इंडियन डाइवर्सिटी। सो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपनी जो भी वाइल्ड लाइफ है हमारी, उसे हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। सो जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण करना, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी जितने भी फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, उन्हें संरक्षण करें, उनका बचाव करें, क्योंकि हमें पता है हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं पर ही डिपेंड करते हैं। और जैसे कि कुछ काफ़ी सारे जो भी पॉलिसीज़ वगैरह लाई गई, ठीक है, कंजर्वेशन के लिए, जिनका जो मेन मोटिव ही यही था कि जो भी हमारी स्पीशीज़ हैं, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है, उन्हें बचाया जा सके। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है, ड्यू टू द कंजर्वेशनिस्ट डिमांड एक एक्ट आता है जिसका नाम है इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है 1972 में। इसका जो मेन प्रोविज़न ही यही होता है कि जितने भी हैबिटेट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, और इसका जो मेन एम यही था कि जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है उन पे बैनिंग की जाए, जैसे कि जितने भी लोग हंटिंग कर रहे हैं, इलीगली तरीके से उन्हें हंट कर रहे हैं, ठीक है, और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उस पर पाबंदी लगाई जाए, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस्टेब्लिश करे, ताकि जितनी भी स्पीशीज़ है उन्हें बचाया जा सके। और नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे भी क्या करना चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, अनाउंस करना चाहिए कि इनके सेंस में एनिमल जो भी वाइल्ड लाइफ है हमारे फॉरेस्ट, ताकि उसे बचाया जा सके, जैसे कि उनको कोई थ्रेटन का कॉज ना बने, उन पे कोई नुकसान ना पहुँचे। जैसे कि हमें पता है आज के टाइम पे जो है टाइगर की पॉपुलेशन है वो बहुत कम होती जा रही है, ठीक है, और वन हॉर्न राइनोहॉरस है वो भी इसी कैटेगरी में आ रहा है, और वो थ्रेटन की कैटेगरी में इंक्लूड होता जा रहा है बिकॉज ऑफ डेक्लाइन ऑफ देयर पॉपुलेशन। एंड एक अनदर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो 1973 में लॉन्च किया गया था। क्यों? क्योंकि जो उस टाइम पे क्या अभी भी इवन जो टाइगर है वो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आता है, ठीक है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, इस इनिशिएटिव को लॉन्च करती है ताकि जो टाइगर है, टाइगर की पॉपुलेशन को बचाया जा सके, और जो टाइगर की जितनी भी स्पीसीज़ हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट कर सकें हम। और ऐसे ही एक और एक्ट आता है 1980s और 1986 में, जिसमें 100 ऑफ बटरफ्लाइज, मोथ, बीटल, ड्रैगन फ्लाई, इसको इसी लिस्ट में ऐड किया जाता है, और इनको भी प्रोटेक्टेड करने के लिए काफ़ी सारे एक्ट इंट्रोड्यूस किए गए। ऐसे ही 1991 में फर्स्ट टाइम प्लांट वर ऑल्सो एडिटेड टू द लिस्ट इन स्टार्टिंग विद 6 स्पीशीज़। इसी टाइम पे अब एनिमल्स और जितने भी इंसेक्ट वगैरह थे जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहे थे, उसके अलावा पहली बार 1991 में भी जितने भी कुछ प्लांट हैं उनको भी इस लिस्ट में ऐड किया गया, क्योंकि जितने भी प्लांट हैं वो भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते जा रहे थे, उनकी पॉपुलेशन जो थी क्या वो कम होती जा रही थी, इसीलिए 6 स्पीशीज़ को इसके अंदर रखा गया 1991 में।
अब हम बात करें टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, यानी कि टाइप और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फॉरेस्ट को किस किस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को भी। सो हमें पता है जो इंडिया है, मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स आर अदर ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। हमें पता है जितने भी वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट है, उसको कौन मैनेज करती है? हमारी गवर्नमेंट मैनेज करती है थ्रू द वेरियस डिपार्टमेंट। जैसे कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, वो ये इंश्योर करते हैं जितने भी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको मैनेज करने का काम करते हैं ये लोग, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें कि फर्स्ट है रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड देन अनक्लास फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या है? ये ऐसे फॉरेस्ट हैं जिन्हें मोस्ट वैल्यूबल कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो बेसिकली काम रहेगा यहाँ पे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने का काम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड इट कवर हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड, इसमें से जो हाफ रहेगी फॉरेस्ट लैंड। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है? यानी दीज फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन, इनको भी यानी आगे इनको खतरा ना है, इसीलिए ऐसे फॉरेस्ट इनको बचा के रखा गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज़ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी 1/3 जो टोटल फॉरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर आती है। अनक्लास फॉरेस्ट यानी ये जो ऐसे फॉरेस्ट हैं ये अदर फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं और वेस्ट लैंड में आते हैं, यानी कि इनका कोई वेस्ट लैंड है, इनका इस्तेमाल नहीं होगा अब। और गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़, और ये किसको बिलोंग करेंगी? गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल से या फिर कम्युनिटी, यानी कि इनका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एनी पर्पज़। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। कम्युनिटी मतलब हमारे समुदाय, कंजर्वेशन यानी उसका संरक्षण करना, यानी कि कैसे हमारी जो कम्युनिटी है वो हमारी वाइल्ड लाइफ हो, चाहे जितने भी प्लांट्स हो, उनको कैसे बचाने की लगे हुए हैं। अगर हम देखें कि जो कुछ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ होती है वो फॉरेस्ट में ही रहती है, जिन्हें हम आदिवासी भी कहते हैं, उनका बेसिक काम ही यही होता है कि वो अपने, क्योंकि उनका जो पूरा जीवन होता है वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करता है, तो वो उसको सेव करने में रहते हैं, यानी उसको कंजर्व करने में अपना संघर्ष जुटाते हैं। जैसे कि एक सरिस्का टाइगर रिजर्व है जो कि राजस्थान में था, और इसके लिए जो लोग थे यहाँ पर लड़ते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये क्या हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर माइनिंग हो रही थी, उस माइनिंग के अगेंस्ट ये लोग इसके खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है, बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी किसके अंडर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। जितने भी जो ये वहाँ के जो गांव होते हैं, राजस्थान के जो लोग होते हैं, वो इसके खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चिपको मूवमेंट। ऐसी हमारा एक एग्जाम्पल है जहाँ पर जितनी भी फीमेल्स थी, जितने भी लोग थे वहाँ पे उत्तराखंड की, वो पेड़ों से चिपक गए थे, ठीक है, ताकि वहाँ पर जितने भी प्लांट हैं उनको ना काटा जाए, ठीक है। और काफ़ी सारे ऐसे कि कुछ फार्मर और सिटीज़न ग्रुप कुछ मूवमेंट चलाते हैं, इसका नाम है बीच बचाओ आंदोलन, टेहरी में चलता है। एंड नवधान्य, ये भी कुछ एक्सेट्रा हमारे जो कुछ कंजर्वेशन कुछ प्रोग्राम चलते हैं, जिसके अंदर मेन मोटिव यही था कि जितने भी स्पीशीज़ हैं उसको क्या किया जाए? कंजर्व किया जाए, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, दोनों को क्या करना है? कंजर्व करना है हमें। और एक और है जिसका नाम है JFM प्रोग्राम, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि 1988 में इंट्रोड्यूस हुआ था उड़ीसा में, एंड विच इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज़ इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जितनी भी जो, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी लोकल कम्युनिटीज़ थी वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, और जो भी डिग्रेडेड हो रहे थे ना फॉरेस्ट, वो इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं और उसको रिज़र्व करने का काम करते हैं, उन्हें कंजर्व करने का काम करते हैं। हमने देखा कि कैसे जो हमारी फ्लोरा एंड फोना है, यानी कि वाइल्ड लाइफ है, वेजिटेशन है, कैसे वो हार्म हो रही है और हम उसे बचाने के लिए कौन कौन से स्टेप ले रहे हैं। इवन जो हमारी गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारी इनिशिएटिव स्टार्ट करती है ताकि जितनी भी हमारी वाइल्ड लाइफ है उसे बचाया जा सके, ठीक है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हम जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है हम अपनी स्पीशीज़ पे, यानी कि प्लांट पे, एनिमल पे हम डिपेंडेंट है, क्योंकि हमें सब चीज़ें वहीं से ही मिल रही है,
ठीक है। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि हम अपनी जितनी भी वाइल्ड लाइफ है या फॉरेस्ट है, जितने भी फ्लोरा एंड फौना उन्हें हम कंजर्व कर सकें। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।